मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं 27 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक की देश विदेश में घटित होने वाली घटनाएं जो सुर्खी में रही है इसके साथ, और हमारे साथ हैं माही, पूजा, पृथ्वीराज। तो शुरू करते हैं हम 27 नवंबर 2022 से लेकर पिछली तारीख जो बीती है 3 दिसंबर की, इस सप्ताह में किस प्रकार की घटनाएं देश विदेश में घटित होती रही है। पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ एक बार पुनः विश्व नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में 56% अप्रूवल रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। वहीं तीसरे स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिला है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 41% है। इससे पूर्व 2022 और नवंबर 2021 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। यानी यह जो तालिका है वह मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान पर हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री दूसरे स्थान पर और अमेरिकी प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ध्यान में रखेंगे, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की माँ, लोकतंत्र की जननी रही है भारत नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है और इसका विमोचन किया है कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बॉलीवुड, फिल्म, टीवी और स्टेज के वयोवृद्ध अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया। 82 वर्षीय एक्टर विक्रम गोखले ने पुणे स्थित अस्पताल में 26 नवंबर की दोपहर को अंतिम सांसें ली। वर्ष 1971 में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म परवाना थी। अग्निपथ, खुदा गवाह, हम दिल दे चुके सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, दे दनादन, मिशन मंगल, दिल से, हिचकी और भूल भुलैया जैसे महत्वपूर्ण फिल्मों में रोल निभा चुके हैं। जी। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को निश्चय पहल की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। निश्चल पहल की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, जो टीबी पीड़ितों को पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता के 3 स्तरों पर मदद प्रदान करने का प्रयास करती है। टीबी पीड़ितों को पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता के लिए मदद प्रदान करने वाली पहल निश्चय योजना में पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को राष्ट्रीय राजदूत अर्थात एम्बेसडर बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के घोषणा के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। बहुत बहुत ध्यान देना है, जैसा कि परंपरा है हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह पर किसी देश के शासनाध्यक्ष मुख्य अतिथि होते हैं, और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह जब हम 2023 में मनाएंगे, हमारे मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जी। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब अपने नाम किया है। कनाडा ने 109 वर्ष पूर्व पहली बार डेविस कप में हिस्सा लिया था और फाइनल में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। जहां 28 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हारता है, वही 109 वर्ष के अपने लगातार प्रयास के बाद कनाडा को सफलता मिलती है पहली बार डेविस कप का। विजेता से पूछा जाए डेविस कप किस खेल से संबंध रखता है? टेनिस से, और इसका विजेता बना है इस बार कनाडा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। भारत के संविधान को अंगीकृत करने और संविधान निर्माताओं के योगदान सम्मान में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ये पोर्टल संविधान की प्रस्तावना को 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये वो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में स्थान मिला, और इसके अलावे जिसमें वाचन करने के लिए एक भाषा को चयनित किया गया और भाषा है अंग्रेजी। जी।
ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद विश्व 28 नवंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के संबंधों को सकारात्मक रूप देना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। 28 नवंबर को संपन्न हुआ अस्ट्रा हिंद, नाम से अस्ट्रा फॉर ऑस्ट्रेलिया और हिंद और हिंदुस्तान। अगर हमसे यह जा पूछा जाए अस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच के सैन्य अभ्यास है, नाम से जानिए, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान। 28 नवंबर 2022 को इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। जी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोन जल 2022 का उद्घाटन किया। यह युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का एक शानदार अवसर है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अड़ितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का एक पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बना मदुरै जिले का अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव। महान एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। वे भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष की इतिहास में अध्यक्ष बनाने वाली पहली ओलंपिक बन गई है। साथ ही 58 वर्ष की पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है। थोड़ा सा संशोधन के साथ हम आपके बीच में हैं कि पहली ओलंपियन बन चुकी है पीटी उषा महिला के दृष्टिकोण से देखा जाए भारत का जो रिकॉर्ड है 95 वर्ष का हमारा IOA है और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला एथलीट उसकी हेड बढ़ी। खास बात यह है पूरनपरी के नाम से जानी जाने वाली पीटी उषा का पूरा नाम पल्ली बल्ली कंदा ठेका परमवीर उषा था। उषा है। आगे। संगीत नाटक अकादमी ने नई दिल्ली में हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 10 प्रतिष्ठित विभूतियों को अकादमी अध्येता के रूप में चुना है। सामान्य परिषद ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 हेतु अकादमी पुरस्कार, जिसके अंतर्गत संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक नृत्य, कठपुतली कला और प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के क्षेत्र में 128 कलाकारों का चयन किया है। 128 कलाकारों में 3 संयुक्त पुरस्कार भी शामिल हैं। वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के एरैयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने फिनिक्स कोठारी फुटवियर की आधारशिला भी रखी है। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 19 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की सह मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 28 नवंबर को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेले गए इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 नो बॉल सहित 7 छक्के जड़े। ऋतुराज ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाने के अलावा उस मैच में दोहरा शतक भी जड़ा। उन्होंने 159 गेंदों पर 220 रन बनाए, जिनमें 16 छक्के और 10 चौके शामिल थे। कई बल्लेबाजों के नाम 6 गेंद पे 6 छक्के का रिकॉर्ड है, जो गैरी सोबर्स से लेकर के हर्षल गिब्स और युवराज सिंह के नाम रहा है, परंतु ऋतुराज गायकवाड़ के नाम आया विजय हजारे ट्रॉफी में एक अनोखा कीर्तिमान, 7 गेंद पे 7 छक्का, ओवर 7 बॉल का 9 बॉल के कारण। बाजार नियामक सेबी ने 28 नवंबर को सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की। 4 माह पूर्व आशीष कुमार चौहान ने BSE के प्रबंध निदेशक और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था, तब से यह पद रिक्त था। मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार के यूनेस्को की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। थोड़ा सा संशोधन करें, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्थान हवाई में फटा है।
मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो 40 वर्षों में पहली बार फटा है। बहुत बहुत ध्यान देने वाला है। विगत सप्ताह में एक बड़ी घटना घटती है और मौना लोआ जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है 40 साल बाद सक्रिय हुई नवंबर महीने में। जी, विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृति विचित्र यानम जो भारत के सफल मंगलयान मिशन के इर्द गिर्द घूमता है, गोवा के पणजी में 20 नवंबर से 28 नवंबर को इंटरनेशनल आर्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा खंड के तहत प्रदर्शित किया गया। IFFI का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा किया गया। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में एक वृत्त चित्र यानम जो मंगलयान के मिशन के इर्द गिर्द घूमता है उसका मंचन किया गया। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लेखक एवं गीतकार सह पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रसून जोशी बने हैं उत्तराखंड सरकार में सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया। लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस द्वारा डिजाइन किया और संचालित किया गया। इसका उद्घाटन 25 नवंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ द्वारा किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और इनके द्वारा इसरो परिसर में ही भारत का पहला निजी लॉन्च पैड मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। फूड एनिमल वैसे पशु होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा खाद्य उत्पादन और सेवन के लिए पाला जाता है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के अध्यक्ष विक्रम एस किर्लोस्कर का निधन 64 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण हो गया। भारत के ऑटोमोटिव उद्योग के अग्रणी विक्रम किर्लोस्कर ने 1990 के दशक के अंत में जापान की टोयोटा मोटर्स कॉर्प को भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी को आंकने वाले वैश्विक सूचकांक में मुंबई 22वें स्थान पर पहुंच गया। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फर्म ने यह रिपोर्ट की जानकारी को साझा किया। राष्ट्रपति ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य नियुक्त किया। UPSC में एक अध्यक्ष का पद होता है और इसके अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। सूदन की नियुक्ति के बाद भी आयोग में अभी 4 सदस्यों के पद रिक्त हैं। UPSC 10 सदस्यीय है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। और जैसा कि बताया गया है कि अभी भी एक नई नियुक्ति प्रीति सूदन के बाद भी इसमें अभी 4 पद रिक्त हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग ने 29 नवंबर 2022 को कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी के रणनीति के रूप में कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के महत्व की जांच करती है। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने 29 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है। प्रवाल भित्तियां पृथ्वी पर सबसे जैविक रूप से विविध समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के समृद्ध और विविध शिल्प कला विरासत के संरक्षण में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए 2017, 2028 और 2019 के लिए मास्टर शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। फेवर्स ने भारत के 100 सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 25 अरब डॉलर्स के उछाल के साथ 800 अरब डॉलर तक पहुंची है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में गौतम अडानी को शीर्ष स्थान मिला जबकि मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड में भारत फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जो विशेष रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ष में, उसमें इस बार टॉप पर हैं गौतम अडानी और वहीं मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर हैं। अर्थात फोर्ब्स की माने
तो अंबानी नहीं रह गए हैं पहले स्थान पर, अडानी है पहले स्थान पर। जी। उत्तराखंड में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण के दौरान पहली बार 11वें एयरबोर्न डिवीज़न के 4 अमेरिकी सेना अधिकारियों ने भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालय चोटी नंदा देवी पर चढ़ाई किया है। समाचार चैनल न्यू दिल्ली टेलीविज़न यानी कि एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने 30 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकारिता जगत में अपने योगदान के लिए रवीश कुमार को वर्ष 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चर्चित घटना रही पत्रकारिता क्षेत्र की, जब एनडीटीवी से वरिष्ठ पत्रकार संपादक रवीश कुमार ने त्यागपत्र दिया। गौरतलब हो 2019 में उन्हें बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है रमन मैग्सेसे, उससे सम्मानित किया गया। बता दें कि रवीश कुमार को 2 बार रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1 दिसंबर 2022 को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। भारत पाक और भारत चीन युद्धों के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इससे जुड़े मामलों के लिए एक एकीकृत एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। जीवन पर्यंत कर्तव्य के आदर्श वाक्य के साथ अपना आदर्श कार्य कर रहा बीएसएफ संगठन का गठन 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ। गौरतलब हो जिस दिन बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस भी है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 30 नवंबर को निधन हो गया। जियांग जेमिन भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। वर्ष 1996 में नई दिल्ली का दौरा किया और इस दौरान दोनों देशों के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति स्थापित करने के लिए एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए संधि करने वाले और भारत की यात्रा पर आए चीन के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले जियांग जेमिन जी का निधन 30 नवंबर को हो गया। वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। यह किताब इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता शिखर पाठक ने लिखी है। फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस के स्टेफनी प्रेफर्ड 1 दिसंबर को कोस्टारिका और जर्मनी के बीच मैच में रेफरी की भूमिका में नजर आएंगी। वह पहली महिला है जो पुरुषों के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में रेफरी बनेंगी। कतर में हो रहे फीफा विश्व कप 2022 के लिए कुल 36 रेफरी चुने गए, जिनमें 3 महिला रेफरी शामिल हैं। स्टेफनी प्रेफर्ड 36 रेफरियों में से 3 जो महिला रेफरी चुनी गई उनमें से एक हैं, और खास बात ये रही किसी भी पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है स्टेफनी प्रेफर्ड फ्रॉम फ्रांस। 1 दिसंबर को ये मैच खेला गया कोस्टारिका और जर्मनी के मध्य। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए G20 प्रतीक चिन्ह के साथ देश के 100 स्मारकों को प्रकाशित किया। इंडोनेशिया के बली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर 2022 को सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को G20 का अध्यक्ष पद सौंपा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेंगे। G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक परिवार एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृति पाठ से लिया गया है। बाली में आयोजित इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में भारत को मिला है अगले वर्ष की मेजबान अध्यक्षता, और 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 ईस्वी तक G20 का अध्यक्ष रहेगा भारत। भारतीय और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अग्नि योद्धाभ्यास का 12वां संस्करण 30 नवंबर को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। 13 नवंबर 2022 को शुरू हुए अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग शामिल था। ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के CEO प्रशांत कुमार को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI का अध्यक्ष चुना गया। ग्रुप एम में शामिल होने से पूर्व उन्होंने पेप्सी, द हिंदू, द मीडिया एज के पदों पर भी कार्य किया है। उन्होंने 2020 से 2022 तक
AAAI के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर को नया हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। हॉर्नबिल उत्सव के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में रहे। उद्घाटन समारोह के बाद यह नागालैंड है शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। यह नागालैंड है शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई है। इस बार से शुरुआत हुई हॉर्नबिल उत्सव, जो नागालैंड के लिए एक विशेष उत्सव माना जाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा के साथ केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलोर और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे वाराणसी में भी शुरू की गई। डीजी यात्रा मोबाइल एवं ऐप फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करिंदकर प्रोफेसर एमेरिट्स चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर चुने गए हैं और सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष। और ये था कुछ खास 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक की कहानी जो हमारे समसामयिकी के साथ आपके बीच में थे। गौरतलब हो, अगर आपको इनसे जुड़े PDF प्राप्त करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसे पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।